नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अनुसंधान योजना, जिसे हम शोध योजना भी कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अनुसंधान योजना मीन्स रिसर्च प्लान क्या होता है। रिसर्च प्लान अर्थात शोध योजना वह सुव्यवस्थित रूपरेखा होती है जिसके माध्यम से शोधकर्ता अपने पूरे जो भी शोध कार्य को क्रमबद्ध, स्पष्ट और वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ाता है। यह शोध की प्रारंभिक अवस्था में तैयार की जाती है और शोधकर्ता के लिए एक मार्गदर्शक मतलब एक रोड मैप जो है वो तैयार करती है। रिसर्च प्लान जो है यह स्पष्ट किया जाता है कि शोध किस विषय पर, किस उद्देश्य से, किस विधि से और किन संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा। इसमें शोध समस्या का विवरण, शोध के उद्देश्य, शोध परिकल्पनाएं और चरों का चयन, शोध अभिकल्प, नमूना, उपकरण, आंकड़ा संग्रहण की विधि तथा आंकड़ों के विश्लेषण की योजना शामिल होती है। एक अच्छा रिसर्च प्लान शोधकर्ता को समय, धन और श्रम की बचत करने में सहायता करता है। यह शोध को भटकने से रोकता है और शोधकर्ता को सही दिशा प्रदान करता है। साथ ही यह शोध की वैधता, विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता को भी सुनिश्चित करता है। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और शोध प्रबंधों में रिसर्च प्लान का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसके आधार पर शोध की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बिना रिसर्च प्लान के किया गया शोध अव्यवस्थित और अपूर्ण हो सकता है, जबकि एक सशक्त रिसर्च प्लान शोध की सफलता की कुंजी होती है। अब हम इसे जॉन डब्ल्यू वेस्ट की जो परिभाषा है उससे समझेंगे। अनुसंधान योजना वह व्यवस्थित रूपरेखा है जिसके माध्यम से अनुसंधान समस्या के समाधान हेतु अपनाई जाने वाली विधियों, प्रक्रियाओं एवं चरणों का स्पष्ट निर्धारण किया जाता है। अकॉर्डिंग टू C.R. कोठारी, उनके अनुसार अनुसंधान योजना अनुसंधानकर्ता द्वारा पहले से तैयार किया गया वह तार्किक खाका है जो यह स्पष्ट करता है कि शोध किस प्रकार, किन साधनों तथा किन प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू गुड एंड हार्ट के अनुसार अनुसंधान योजना अनुसंधान की दिशा निर्धारित करने वाला वह वैज्ञानिक ढांचा है जो समस्या से लेकर निष्कर्ष तक की संपूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अकॉर्डिंग टू पॉलिन वी यंग, उनके अनुसार अनुसंधान योजना अनुसंधानकर्ता की वह पूर्व निर्धारित कार्य योजना है जो उसे अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित, नियंत्रित एवं उद्देश्यपूर्ण ढंग से संपन्न करने में सहायता करता है। अकॉर्डिंग टू केरिंजर, अनुसंधान योजना अनुसंधान की वह संरचना है जिसके अंतर्गत चरों का चयन, नियंत्रण तथा मापन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। तो ये हमने जाना विभिन्न वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से कि शोध आयोजन क्या होता है। अब हम देखेंगे शोध विषय का चयन, सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च टॉपिक। अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार शोध की सफलता का प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण शोध विषय का उचित चयन है। उनके अनुसार यदि शोध इस विषय स्पष्ट, व्यवहारिक और अर्थपूर्ण नहीं है तो संपूर्ण शोध प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट का मानना है कि शोध विषय का चयन करते समय शोधकर्ता को सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विषय शोधकर्ता की रुचि के अनुकूल है या नहीं। रुचिपूर्ण विषय पर कार्य करने से शोधकर्ता में निरंतर उत्साह बना रहता है और शोध कार्य में गहराई भी आती है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु विषय है कि व्यवहारिकता। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ऐसा विषय चुना जाना चाहिए जिसके लिए समय, साधन, धन, उपकरण एवं
आंकड़े उपलब्ध हों। अत्यधिक व्यापक या जटिल विषय शोध को कठिन बना सकते हैं। तीसरा शोध विषय नवीन एवं सामाजिक उपयोगिता से युक्त होना चाहिए। शोध का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि ज्ञान में वृद्धि और समाज की किसी समस्या के समाधान में योगदान देना होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शोध विषय स्पष्ट, सीमित एवं परिभाषित होने चाहिए। अस्पष्ट विषय अनुसंधान को दिशाहीन बना देता है। विषय ऐसा हो जिसे वैज्ञानिक विधि से जांचा और परखा जा सके। अतः जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार शोध विषय का चयन सोच समझकर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शोध की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का आधार होता है। अंत में हम कह सकते हैं कि एक अच्छा शोध विषय ही अच्छे शोध की नींव होता है, क्योंकि शोध विषय ही किसी भी अनुसंधान की सफलता की कुंजी होता है। इसलिए इसका चयन अत्यंत सोच समझकर किया जाना चाहिए। एक उपयुक्त शोध विषय वही होता है जो शोधकर्ता की रुचि और योग्यता के अनुरूप हो, ताकि वह पूरे अध्ययन के दौरान निरंतर उत्साह और एकाग्रता बनाए रख सके। इसके साथ साथ विषय जो है वो व्यवहारिक, यथार्थपरक और सीमित दायरों में होना चाहिए, जिससे शोध को उपलब्ध समय और संसाधनों में सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। किसी भी अच्छे शोध में विषय में नवीनता का होना आवश्यक है, ताकि वह पूर्ववर्ती अध्ययनों से अलग कुछ नया योगदान दे सके। साथ ही उसमें सामाजिक उपयोगिता भी होनी चाहिए, जिससे शोध के निष्कर्ष समाज में और शिक्षा या किसी अन्य क्षेत्र के लिए उपयोगी सिद्ध हों। अंततः शोध विषय ऐसा होना चाहिए जो वैज्ञानिक जांच पड़ताल के योग्य हो, अर्थात जिस पर तथ्यों, आंकड़ों और वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से निष्पक्ष अध्ययन किया जा सके। अब हम विशिष्ट समस्या के चयन की अवधारणा को सरल और स्पष्ट रूप से समझते हैं। शोध विषय के चयन के बाद यह अगला और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। इस चरण में शोधकर्ता पहले से चुने गए व्यापक विषय के भीतर एक स्पष्ट, सीमित और पूर्णतः शोध योग्य समस्या का निर्धारण करता है। यहाँ समस्या का स्वरूप बहुत संकीर्ण और निश्चित होता है, ताकि उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सके। यह पूरी प्रक्रिया तार्किक, विश्लेषणात्मक और विवेकपूर्ण होती है, जिसमें शोधकर्ता को पूर्ववर्ती शोध साहित्य का गहन अध्ययन करना अनिवार्य होता है। साहित्य समीक्षा के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि अब तक क्या शोध हो चुका है और किन पक्षों पर अभी अध्ययन की आवश्यकता है। इसी विशिष्ट समस्या के आधार पर शोध के उद्देश्य, परिकल्पनाएं, चर तथा अनुसंधान विधि निर्धारित की जाती है। सामान्यतः विशिष्ट समस्या को प्रश्नवाचक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे शोध की दिशा स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के रूप में, यदि विषय शिक्षण प्रभावित है तो विशिष्ट समस्या इस प्रकार हो जा सकती है कि मानिए प्रेरणा का माध्यमिक शिक्षकों की शिक्षण प्रभाविता पर प्रभाव। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विशिष्ट समस्या का चयन पूरे शोध की नींव होता है, जो अध्ययन को स्पष्ट दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। अब हम शोध प्रक्रिया के एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण, चरों की पहचान करना, मीन्स आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल, को सरल और सहज भाषा में समझते हैं। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वेरिएबल वह तत्व होता है जो व्यक्ति से व्यक्ति में या एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में परिवर्तित होता रहता है। शैक्षिक शोध के संदर्भ में बुद्धि, ऊंचाई, भार और शैक्षिक उपलब्धि, शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम या विद्यालयों के प्रकार, ये सभी चरों के सामान्य उदाहरण हैं। इन चरों की सहायता से हम शैक्षिक परिस्थितियों और उनसे जुड़ी घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं।
वास्तव में चर ऐसी अवधारणाएं हैं जो हमारे विचारों को स्पष्ट रूप और दिशा प्रदान करती हैं। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर 1964, चर एक ऐसा गुण होता है जिसकी अनेक मात्राएं होती हैं। मैथेसन व अन्य ने कहा है कि एक चर एक वैज्ञानिक अध्ययन में एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मात्रात्मक तथा क्रॉस अथवा गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। गैरेट के अनुसार चर ऐसी विशेषताएं या गुण होते हैं जिनमें मात्रात्मक विभिन्नताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं तथा जिनमें किसी एक आयाम पर परिवर्तन होते रहते हैं। शोध समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए उसमें निहित चरों का पहचान करना और उनका नामकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। कुछ चर स्पष्ट और परिभाषित होते हैं जबकि कुछ चर अस्पष्ट होते हैं और उन्हें सावधानी पूर्वक वर्णित करना पड़ता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि चरों की पहचान मुख्यतः प्रयोगात्मक, कार्योत्तर और वर्णनात्मक सर्वेक्षण आधारित शोधों में ही की जाती है। ऐतिहासिक और दार्शनिक शोधों में चरों की पहचान आवश्यक नहीं मानी जाती। अब आइए चरों के मुख्य प्रकारों को हम संक्षेप में समझते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे उद्दीपक या आगत चर भी कहते हैं। यह वह चर होता है जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। शोधकर्ता इसमें परिवर्तन करता है ताकि उसका प्रभाव देखा जा सके। उदाहरण के तौर पर यदि हम यह अध्ययन करें कि शिक्षण विधि एक शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव, तो यहाँ पर शिक्षण विधि स्वतंत्र चर होगा और शैक्षिक उपलब्धि आश्रित चर होगा। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। इस अनुक्रिया या निर्गत चर भी कहा जाता है। यह निराश्रित चर के प्रभाव का परिणाम होता है जिसे देखा और मापा जाता है। अर्थात स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने पर आश्रित चर में भी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है तीसरा मॉडरेट वेरिएबल, परिनियामक चर, जिसे हम मध्यस्थ चर इंटरवेनिंग वेरिएबल भी कहते हैं। यह निराश्रित और आश्रित चरों के बीच संबंध की दिशा या तीव्रता को प्रभावित करता है। यह बताता है कि प्रभाव किस सीमा तक बदल रहा है। अर्थात मध्यस्थ चर वह चर होता है जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। इसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे प्रेरणा, रुचि, अभिवृत्ति, ये सब जो है मध्यस्थ चर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण चर, कंट्रोल वेरिएबल। यह बाह्य कारक होता है जिसे नियंत्रित करना आवश्यक होता है ताकि शोध परिणाम शुद्ध और विश्वसनीय हो। अर्थात नियंत्रित चर वे चर होते हैं जिन्हें शोध में स्थिर रखा जाता है। इनका उद्देश्य ये होता है कि परिणाम केवल स्वतंत्र चर के कारण ही आए। इसका एग्जाम्पल है आयु, कक्षा, पाठ्यक्रम, विद्यालय का वातावरण आदि। नेक्स्ट है मध्यवर्ती चर, इंटरवीनिंग वेरिएबल। यह चर ऐसा होता है जिसे सीधे देखा या मापा नहीं जा सकता, लेकिन यह निराश्रित और आश्रित चरों के बीच संबंध को सैद्धांतिक रूप से प्रभावित करता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि किसी भी शोध की सफलता में चरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चर ही वह आधार होते हैं जिनके माध्यम से शोध समस्या को वैज्ञानिक ढंग से समझा, मापा और विश्लेषित किया जाता है। चरों की सही पहचान, उनका स्पष्ट नामकरण तथा उपयुक्त वर्गीकरण शोध को सुव्यवस्थित, तार्किक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। यदि शोध में प्रयुक्त चर स्पष्ट और सुस्पष्ट नहीं होंगे तो ना तो शोध की दिशा स्पष्ट होगी
और ना ही उसके निष्कर्ष विश्वसनीय होंगे। इसलिए यह उचित है कि शोधकर्ता चरों के निर्माण और वर्गीकरण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि चर ही वास्तव में शोध की आत्मा होते हैं और वही शोध को वैज्ञानिक, विश्वसनीय और सार्थक रूप प्रदान करते हैं। इसलिए अच्छा शोध सही चरों से शुरू होता है। अब हम उचित शोध अभिकल्प का चयन कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शोध अभिकल्प का चयन, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले कि शोध अभिकल्प का अर्थ क्या है। शोध को करने की समग्र योजना यह वह ढांचा होता है जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि शोध कैसे किया जाएगा, किसी विधि से किया जाएगा और किन चरणों में किया जाएगा। इसे हम सरल शब्दों में कहें तो शोध अभिकल्प शोध की रूपरेखा या नक्शा होता है। शोध अभिकल्प का चयन विशिष्ट समस्याओं के चयन के बाद किया जाता है। जब शोध समस्या स्पष्ट हो जाती है तब शोधकर्ता यह निर्णय लेता है कि उस समस्या का आकलन किस प्रकार की शोध विधि से किया जाए। शोध अभिकल्प के चयन में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे शोध की प्रकृति, शोध के उद्देश्य, शोध समस्या का स्वरूप और उपलब्ध समय और संसाधन, शोधकर्ता की योग्यता। सामान्यतः शोध को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध, और दूसरा है अप्रयोगात्मक शोध, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब हम पहले बात करते हैं प्रयोगात्मक शोध की। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता को स्वतंत्र चरों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। शोधकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार चरों में जोड़ तोड़ या परिवर्तन कर सकता है। प्रयोगात्मक शोध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें कार्य कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, स्थापित किया जा सकता है। नए नियमों, तथ्यों और सिद्धांतों के प्रतिपादन में इस विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह शोध केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं होता, बल्कि कक्षा कक्ष जैसी वास्तविक परिस्थितियों में भी ये जो है सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अप्रयोगात्मक शोध की। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता चरों पर नियंत्रण नहीं करता, बल्कि प्राकृतिक परिस्थितियों में घटनाओं का अध्ययन करता है। इसमें क्षेत्र अध्ययन और सर्वेक्षण प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। यद्यपि प्रयोगात्मक शोध की तुलना में अप्रयोगात्मक शोध को कम सटीक माना जाता है, फिर भी जहां प्रयोग संभव न हो वहां यह विधि अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि प्रयोगात्मक शोध से अधिक वैज्ञानिक और सटीक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब शोधकर्ता यह तय कर लेता है कि उसे प्रयोगात्मक या अप्रयोगात्मक शोध में से कौन सा शोध करना है, तब वह उपयुक्त शोध अभिकल्प का चयन करता है। इस प्रकार शोध अभिकल्प का सही चयन शोध को सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। अब हम आगे विधियों की बात करते हैं। मेथड्स। विधियां। जब कोई शोधकर्ता उपयुक्त शोध अभिकल्प का चयन कर लेता है तो उसके बाद वह अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए एक वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड को अपनाता है। विधियां यह स्पष्ट करती हैं कि शोध किस प्रकार, किस पर और किन चरणों में किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शोध की विधियां मुख्यतः 3 प्रमुख चरणों में विभाजित होती हैं। सबसे पहला चरण है प्रयोज्य, मीन्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों या प्रतिभागियों से होता है जो शोध में भाग लेते हैं। इस चरण में
शोधकर्ता प्रतिभागियों की आयु, लिंग, शैक्षिक स्तर, सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य आवश्यक जानकारियों की एक सूची एक स्पष्ट सूची तैयार करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शोध किन पर किया गया है और परिणाम किस समूह पर लागू होंगे। अब आते हैं हम दूसरे चरण पर। दूसरा चरण है उपकरण, टूल, मटेरियल्स। इस चरण में शोधकर्ता यह बताता है कि शोध में किन किन साधनों का प्रयोग किया गया है, जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण, मापन स्केल, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, स्टॉपवॉच या अन्य मापन उपकरण। उपकरणों का स्पष्ट वर्णन शोध की विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता को बढ़ाता है। अब ध्यान दीजिए, तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण क्रियाविधि, प्रोसीजर। क्रियाविधि में शोधकर्ता शोध की पूरी प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है, अर्थात शोध कैसे प्रारंभ हुआ, डेटा कैसे एकत्र किया गया, किन परिस्थितियों में परीक्षण हुआ और परिणाम तक कैसे पहुंचा गया। यदि कोई अन्य शोधकर्ता केवल क्रियाविधि को पढ़ ले तो उसे पूरे शोध की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए। अंत में कहा जा सकता है कि विधियां शोध की रीढ़ होती हैं। सही और स्पष्ट विधियां शोध को वैज्ञानिक, पुनरावृत्ति योग्य और विश्वसनीय बनाती हैं। इसलिए किसी भी शोध में मेथड्स का वर्णन अत्यंत सावधानी और स्पष्टता के साथ किया जाता है। अब हम शोध की अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था पर पहुंच चुके हैं, जिसे कहा जाता है कि निष्कर्ष निकालना, ड्रा ए कंक्लूजन। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह चरण शिक्षा और मनोवैज्ञानिक शोध की समापन कड़ी होती है। जब शोधकर्ता आंकड़ों का संकलन कर लेता है और उनका सांख्यिकीय विश्लेषण कर चुका होता है, तभी वह एक निश्चित और तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस अवस्था में शोधकर्ता अपने शोध प्रश्नों और परिकल्पनाओं के उत्तर खोजता है और समस्या से संबंधित स्पष्ट कथन स्टेटमेंट तैयार करता है। यह निष्कर्ष ये बताता है कि शोध में क्या पाया गया, परिकल्पना स्वीकार हुई या अस्वीकार, और शोध समस्या का समाधान किस रूप में सामने आया। याद रखेंगे कि निष्कर्ष केवल आंकड़ों की पुनरावृत्ति नहीं होता, बल्कि उनका अर्थपूर्ण और वैज्ञानिक व्याख्यान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शोध की इन सभी प्रमुख अवस्थाओं, विशेषकर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया के माध्यम से ही शोध की वैधता और उसकी निर्भरता स्थापित होती है। इसी चरण के साथ एक शोध कार्य वैज्ञानिक रूप से पूर्ण और सफल माना जाता है। अब हम बात करेंगे शोध के प्रेरक, मोटिव फॉर रिसर्च। इसमें पहला पॉइंट है अपने ज्ञान भंडार को बढ़ाना। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए व्यक्ति शोध करने के लिए प्रेरित होता है, वह है अपने ज्ञान भंडार को बढ़ाना। शोध के माध्यम से व्यक्ति केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह नए तथ्यों, नवीन सिद्धांतों और आधुनिक अवधारणाओं से परिचित होता है। शोधकर्ता जब किसी समस्या का अध्ययन करता है तो वह गहराई से सोचता है, प्रश्न करता है और उत्तर खोजने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में उसका ज्ञान सतही नहीं रहता, बल्कि गहन और वैज्ञानिक बनता है। शोध व्यक्ति की सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाता है। ज्ञान वृद्धि के माध्यम से व्यक्ति न केवल स्वयं को बौद्धिक रूप से समृद्ध करता है, बल्कि समाज को भी नई दिशा देने में सक्षम बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि शोध ज्ञान का विस्तार करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मक कार्य और बौद्धिक आनंद। प्रिय विद्यार्थियों, शोध का दूसरा महत्वपूर्ण प्रेरक है सृजनात्मक कार्य और बौद्धिक आनंद। शोध केवल तथ्यों को एकत्र करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक रचनात्मक और बौद्धिक गतिविधि है।
जब शोधकर्ता नई समस्या पर कार्य करता है, नई परिकल्पनाएं बनाता है और नए निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, तो उसे मानसिक संतोष और आनंद की अनुभूति होती है। शोध के दौरान व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति और अनुभवों का रचनात्मक उपयोग करता है। यही कारण है कि शोध को एक बौद्धिक यात्रा कहा जाता है। जब कोई शोध सफल होता है और उससे नए ज्ञान का सृजन होता है, तो शोधकर्ता को आत्मसंतोष और गर्व की अनुभूति होती है। यह बौद्धिक आनंद शोध के प्रति व्यक्ति की रुचि को और अधिक बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शोध उपाधि प्राप्त करना। शोध का तीसरा प्रमुख प्रेरक है शोध उपाधि प्राप्त करना। आज के शैक्षिक परिदृश्य में एमएड, एमफिल और पीएचडी जैसी उच्च शोध उपाधियों का विशेष महत्व है। इन उपाधियों को प्राप्त करने के लिए शोध कार्य अनिवार्य होता है। शोध उपाधि व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता, बौद्धिक क्षमता और विषय विशेषज्ञता को दर्शाती है। यह उपाधियां शिक्षण, शोध और प्रशासनिक क्षेत्रों में उन्नति के नए अवसर प्रदान करती है। अतः कई विद्यार्थियों और शिक्षक अपने शैक्षिक और व्यावसायिक विकास के लिए शोध को अपनाते हैं। इस प्रकार शोध उपाधि प्राप्त करना शोध का एक महत्वपूर्ण प्रेरक बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनसुलझी समस्याओं का समाधान। शोध का चौथा महत्वपूर्ण प्रेरक है अनसुलझी समस्याओं का समाधान खोजना और उसकी इच्छा करना। समाज, शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान सामान्य अनुभव से संभव नहीं होता। शोध के माध्यम से इन जटिल समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान खोजा जाता है। शोधकर्ता समस्या के कारणों की पहचान करता है, उनका विश्लेषण करता है और व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। इससे समाज और शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अतीत और वर्तमान को समझना। इसका शोध का पांचवा प्रेरक है अतीत की घटनाओं और वर्तमान परिस्थितियों को समझना। इतिहास, समाजशास्त्र और शिक्षा में शोध के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि वर्तमान स्थिति कैसी बनी। अतीत की गलतियों से सीख लेकर भविष्य के लिए उचित दिशा तय की जाती है। इस प्रकार शोध अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक सेतु का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देना। शोध से प्राप्त निष्कर्ष नीतियों के निर्माण, योजनाओं के विकास और सामाजिक सुधार में सहायक होते हैं। इसी कारण शोध को राष्ट्रीय विकास की रीढ़ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार या सेवा शर्तों की पूर्ति। ये सातवां प्रेरक है जो रोजगार या सेवा शर्तों की पूर्ति आज के समय में प्रमोशन, वेतन वृद्धि और उच्च पद प्राप्त करने के लिए शोध कार्य आवश्यक हो गया है। इसी कारण अनेक लोग शोध की ओर आकर्षित हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नए सिद्धांतों का सामान्यीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, ये आठवां प्रेरक है कि नए सिद्धांतों का सामान्यीकरण करना। शोध से प्राप्त नए सिद्धांत व्यापक रूप से लागू किए जाते हैं, जिससे ज्ञान का विस्तार होता है और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होती है। नवा प्रेरक है पूर्वाग्रहों का निदान और निवारण। शोध वैज्ञानिक दृष्टि अपनाता है जिससे भ्रम, अंधविश्वास और पक्षपात दूर होते हैं। इससे समाज में तर्कशीलता और वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक और शासकीय नीतियों के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। शोध निष्कर्षों के आधार पर सरकार नीतियां और योजनाएं बनाती है। इससे नीतियां अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनती हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में
ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में शोध कार्य की अत्यंत आवश्यकता है। शोध के माध्यम से ही देश, समाज और मानव जीवन निरंतर प्रगति कर सकता है। शोध न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि राष्ट्र विकास की आधारशिला भी है। अब हम बात करेंगे कि एक अच्छे शोधकर्ता में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता है जिज्ञासा। एक अच्छे शोधकर्ता में हमेशा नई चीजों को जानने की उत्सुकता होती है। वह सवाल पूछता है और जवाब खोजने का प्रयास करता है। दूसरी विशेषता है सत्यनिष्ठा। शोधकर्ता हमेशा तथ्य पर आधारित निष्कर्ष निकालता है, किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है सहनशीलता और धैर्य। शोध कार्य लंबे समय तक चल सकता है। शोधकर्ता को धैर्यपूर्वक मेहनत करनी होती है। इसमें चौथा गुण है सृजनात्मकता। नए तरीके और नए दृष्टिकोण खोजने की दक्षता शोध में बहुत मदद करती है। और पांचवा गुण है सटीकता और व्यवस्थित सोच। डेटा एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, सभी में सुव्यवस्था बहुत जरूरी है। इसका छठा गुण है संचार कौशल। शोध के परिणामों को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। इसका सातवां गुण है समीक्षा और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। शोधकर्ता हमेशा अपने और दूसरों के कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। अंत में लगन और मेहनत भी अत्यंत आवश्यक है। बिना प्रयास और निरंतर अध्ययन के अच्छा शोध संभव नहीं है। इस प्रकार जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा, धैर्य, सृजनात्मकता, सटीकता, संचार कौशल, आलोचनात्मक दृष्टि और लगन, ये सभी गुण एक अच्छे शोधकर्ता की पहचान है। अंत में यह कहा जा सकता है कि शोध एक सुविचारित, तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अतः यह कहा जा सकता है कि शोध एक सुविचारित, तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें शोधकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छे शोधकर्ता में जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा, धैर्य, सृजनात्मकता, सटीकता, संचार कौशल, आलोचनात्मक दृष्टि जैसी विशेषताएं होनी चाहिए। ये गुण न केवल शोध की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, बल्कि निष्कर्षों को विश्वसनीय और उपयोगी भी बनाते हैं। इस प्रकार शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल ज्ञानार्जन नहीं करती, बल्कि समाज और विज्ञान के विकास में योगदान भी देती है। अच्छे शोधकर्ता की विशेषताएं विधियों का सही चयन और निष्कर्ष की स्पष्टता मिलकर शोध को वैज्ञानिक, विश्वसनीय और सार्थक बनाते हैं। यही कारण है कि शोध में सभी चरणों का पालन करना आवश्यक है, जिससे परिणाम न केवल शैक्षणिक बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी उपयोगी और प्रभावशाली बने। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम शोध में नैतिकता के बारे में पढ़ेंगे। एथिकल इशू इन रिसर्च। शोध केवल तथ्यों और आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनुसंधानकर्ता की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। नैतिकता का पालन करना शोध की सफलता और विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले महत्वपूर्ण मुद्दा है सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी। शोधकर्ता को हमेशा निष्कर्षों में सच्चाई बरतनी चाहिए। आंकड़ों में कोई छेड़छाड़, गुमराह करने वाले डेटा या फर्जी निष्कर्ष शोध की गुणवत्ता को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शोधकर्ता छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि पर अध्ययन कर रहा है और उसने छात्रों के अंक बदल दिए ताकि अपने निष्कर्ष को अपने पक्ष में दिखा सके, तो यह न केवल अनुचित है, बल्कि शोध की विश्वसनीयता को भी खत्म कर देता है। सही दृष्टिकोण ये है कि वास्तविक आंकड़ों का प्रयोग किया जाए और निष्कर्ष निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किए जाए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियल। शोध में शामिल प्रतिभागियों की
व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। उनके नाम, पहचान या निजी विवरण बिना अनुमति साझा नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए, यदि कोई शोधकर्ता किसी स्कूल में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर अध्ययन कर रहा है, तो छात्रों के नाम और व्यक्तिगत विवरण को गुप्त रखना चाहिए। केवल सामान्यीकृत आंकड़े जैसे प्रतिशत या औसत साझा किया जा सके। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है स्वेच्छा और सहमति। प्रतिभागियों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए कि वे किस प्रकार के अध्ययन में भाग ले रहे हैं। उनकी स्वेच्छा से अनुमति लेना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, यदि किसी अस्पताल में मरीजों पर नया परीक्षण किया जा रहा है, तो मरीज को बताया जाना चाहिए कि इसमें क्या किया जाएगा और उनका सहभाग केवल उनकी सहमति से ही होगा। चौथा मुद्दा है हानि से बचाव। शोधकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिभागियों को शारीरिक, मानसिक या सामाजिक किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। उदाहरण के लिए, यदि कोई मनोवैज्ञानिक शोध किसी तनावपूर्ण परीक्षण में छात्रों को शामिल करता है, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका छात्रों की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक असर न पड़े। पांचवा मुद्दा यह है कि प्लेगरिज्म और श्रेय, क्रेडिट। किसी अन्य शोधकर्ता के कार्य को अपने नाम से प्रस्तुत करना गलत है। हर स्रोत का सही श्रेय देना चाहिए, ये अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी वैज्ञानिक लेख के निष्कर्ष अपने शोध में इस्तेमाल करते हैं, तो उसका संदर्भ देना बहुत आवश्यक है। ऐसा न करने पर शोध की विश्वसनीयता और वैज्ञानिक मान्यता प्रभावित होती है। अंत में हम कह सकते हैं कि शोध में नैतिकता का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शोध केवल तथ्यों और आंकड़ों का अध्ययन नहीं है, बल्कि इसमें अनुसंधानकर्ता की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। नैतिकता अनुसंधान की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यदि शोधकर्ता सत्यनिष्ठ, गोपनीयता, स्वेच्छा से सहमति और हानि से बचाव और श्रेय देने के नियमों का पालन करता है, तो शोध के निष्कर्ष सटीक, निष्पक्ष और वैज्ञानिक रूप से मान्य होते हैं। इसके बिना शोध केवल आंशिक और अविश्वसनीय जानकारी प्रदान कर सकता है। नैतिक अनुसंधान प्रतिभागियों के अधिकारों की रक्षा करता है, उनके विश्वास को बनाए रखता है और समाज में शोध की स्वीकार्यता बढ़ाता है। साथ ही यह अनुसंधान को पेशेवर और जिम्मेदार बनाता है। इसलिए किसी भी शोध का मूल्य केवल उसके निष्कर्षों में नहीं, बल्कि शोध के दौरान अपनाई गई नैतिक प्रक्रिया में भी निहित होता है। शोधकर्ता को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसंधान प्रक्रिया वैज्ञानिक और नैतिक दोनों दृष्टि से पूरी तरह सही है। अंत में फाइनली हम ये कह सकते हैं कि शोध में नैतिकता ही उसके विश्वसनीय और प्रभावी होने की कुंजी है। अब हम बात करेंगे रिसर्च डिसर्टेशन की। रिसर्च डिसर्टेशन यानी शोध प्रबंध के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शोध प्रबंध क्या है? शोध प्रबंध एक विस्तृत और गहन अध्ययन है जो किसी विशेष समस्या, विषय या शोध प्रश्न पर आधारित होता है। यह एक पूर्ण व्यवस्थित और वैज्ञानिक दस्तावेज होता है जिसमें शोधकर्ता अपने निष्कर्षों, विश्लेषण और सिफारिशों को प्रस्तुत करता है। शोध प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य। इसका पहला मुख्य उद्देश्य है किसी विशेष क्षेत्र में नई जानकारी का विकास करना, और दूसरा है अनुसंधान कौशल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना। तीसरा पॉइंट है किसी समस्या का व्यवहारिक या सैद्धांतिक समाधान प्रस्तुत करना। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक या
तकनीकी क्षेत्रों में योगदान देना।